और मेयर कॉन्फ्रेंस में पहुंचे हैं प्रधानमंत्री मोदी। आइए सीधा रुख करते हैं। तो सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर तमाम मेयर मौजूद हैं। आज यहां पर संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। मेयर सम्मेलन जिसे संबोधित करेंगे पीएम मोदी और तमाम मेयर यहां पर मौजूद हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं जहां पर सभी ने तालियों के साथ प्रधानमंत्री मोदी का अभिवादन किया और जल्दी ही सम्मेलन को संबोधित करेंगे पीएम मोदी। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री सम्माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे गुजरात प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री सम्माननीय भूपेंद्र पटेल जी, हमारे बहुत ही जुझारू और कर्मशील प्रदेश के अध्यक्ष श्री CR पाटिल जी, हमारे गुड गवर्नेंस सुशासन विभाग के कार्य देख रहे हमारे वरिष्ठ सहयोगी श्री विनय सहस्त्रबुद्धे जी, यहाँ उपस्थित देश के कोने कोने से आए हुए महापौर, उप महापौर, प्रतिनिधिगण और मेरे मीडिया के सभी साथी, ये हम सबका सौभाग्य है कि आज ये महापौर राष्ट्रीय महापौर सम्मेलन में हम सबको मार्गदर्शन भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का मिलने वाला है। मैं अपनी ओर से और सभी महापौर, उप महापौर और साथ ही गुजरात की इकाई की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। हम सब जानते हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी अपने व्यस्ततम कार्यक्रम के बावजूद भी जब भी पार्टी ने उनसे कोई आशा रखी है और उनका समय मांगा है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हमेशा रुचि लेकर के हमें समय भी दिया है और मार्गदर्शन भी दिया है। और हम हमेशा ऋणी है कि उनका जो हमको मार्गदर्शन मिलता है, बहुमूल्य मार्गदर्शन मिलता है, उससे हमें नई दिशा मिलती है, दृष्टि मिलती है और पार्टी को आगे बढ़ाने में हम सफल होते हैं और उसको आगे ले जाने के लिए एक ऊर्जा भी मिलती है। हमें मालूम है कि उनकी ही प्रेरणा से गुड गवर्नेंस सुशासन विभाग को भारतीय जनता पार्टी में एक अहमियत मिली है और भारतीय जनता पार्टी सुशासन विभाग के माध्यम से हम राजनीति में आए हैं तो सिर्फ गद्दी पर बैठने नहीं आए हैं, सत्ता पर बैठने नहीं आए हैं। सत्ता हमारे लिए माध्यम है, लक्ष्य हमारा सेवा है और उस सेवा के लिए हम सब कार्य में जुटे हैं और इसलिए सुशासन के माध्यम से किस तरीके से सामान्य जन की हम सेवा कर सकते हैं और उनको लाभ पहुंचा सकते हैं, इसके लिए हम काम करते हैं और सुशासन के विभाग जो हमें बताता है उसके माध्यम से हम उसको कार्य रूप देने का प्रयास करते हैं। हमें मालूम है कि आपने प्रशासन की दृष्टि से हम सबको एक सूत्र मंत्र दिया और आपने कहा गवर्नेंस शुड बी प्रोएक्टिव, प्रो रिस्पॉन्सिबल और वह ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, वो सबके लिए बराबर का दृष्टि रख करके काम करने वाली होनी चाहिए और इसके लिए जो भी उपाय किए जा सकते हैं प्रशासन में, उन सारे उपायों को हमारे लोग जो भी जिस जगह पर बैठे हैं उसको आगे करने का प्रयास करें। हमें मालूम है कि हम आज राष्ट्रीय महापौर सम्मेलन कर रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हम सबको प्रेरणा दी थी कि महापौर हमारे देश में बड़ी संख्या है और हमारे लोग काम करते हैं, सबको एक साथ आना चाहिए और एक साथ मिल करके तय करना चाहिए कि किस तरीके से हम अर्बन लोकल बॉडीज में काम कर सकें और उसको आगे बढ़ा सकें। आपने हम लोगों को BDC के लिए, ब्लॉक डेवलपमेंट के लिए भी और पंचायतों के लिए भी प्रेरणा दी कि हम पंचायत के प्रधान और BDC के सदस्य वह भी किस तरीके से कार्य करें ताकि जनता को हम लाभ पहुंचा सके और उनके
मुसीबतों को हम दूर कर सकें, इस बात का प्रयास करें। आपका जोर लास्ट माइल डिलीवरी पर हमेशा रहा है। नीति बनाना, नीति की बारीकियों को समझना, नीति को इंप्लीमेंट करने में जो तकलीफें आती हैं उसको दूर करना और अंतिम व्यक्ति तक वह पहुंच सके, इसकी चिंता करना और लास्ट माइल डिलीवरी पर जोर देना, यह आपने हम लोगों को मंत्र दिया है। और हमारा प्रयास रहता है कि हम लास्ट माइल डिलीवरी की तरफ ध्यान देकर के कार्य करें। आज प्रधानमंत्री जी इस महापौर सम्मेलन में 117 प्रतिनिधि एक्सपेक्टेड थे और मुझे अभी बताया गया है कि 98% हम सब लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और इस कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। कुल मिलाकर के 7 सत्र होंगे और 7 सत्रों में हम बहुत महत्वपूर्ण विषय लेने वाले हैं, जैसे महानगर प्रशासन और उसमें महापौर की भूमिका, उप महापौर की भूमिका, उसी तरीके से नगरीय विकास के लिए जो योजनाएं केंद्र सरकार ने बनाई हैं उसके बारे में चर्चा होगी। उसी तरीके से न्यू एज लीडरशिप हम किस तरीके से विकसित करें, इस पर भी चर्चा होगी। सामान्य नागरिक का संबंध अगर सरकार नाम की किसी व्यवस्था से सबसे पहले आता है तो पंचायत से आता है, नगर पंचायत से आता है, नगर पालिका से आता है, महानगर पालिका से आता है। सामान्य मानवीय का जीवन का रोजमर्रा का संबंध आप ही के लोगों के जिम्मे है और इसलिए इस प्रकार के विचार विमर्श का महत्व बहुत बढ़ जाता है। हमारे देश के नागरिकों ने बहुत लंबे अरसे से शहरों के विकास को लेकर भाजपा पर जो विश्वास रखा है उसे निरंतर बनाए रखना, उसे बढ़ाना हम सभी का दायित्व है। शायद आप लोगों में से जो लोग जनसंघ के जमाने की बातें जानते होंगे तो कर्नाटका में उडुपी नगर पालिका, जनसंघ के लोगों को वहां के लोग हमेशा काम करने का अवसर देते थे उडुपी, और जब स्पर्धाएं होती थी उडुपी हमेशा देश में अव्वल नंबर पर रहता था परफॉर्मेंस में। मैं ये जनसंघ के कालखंड की बात कर रहा हूं, यानी तब से लेकर अब तक सामान्य मानवी के मन में एक विश्वास पैदा हुआ है कि अगर ये व्यवस्थाएं भाजपा के कार्यकर्ताओं के हाथ आती हैं तो वो जी जान से जो भी सीमित संसाधन हो उसको लेकर के लोगों के जीवन में कठिनाइयां दूर हो, सुविधाएं उपलब्ध हो और विकास प्लान्ड वे में हो, हैफाजेड ना हो। साथियों, आज आप सभी जिस अहमदाबाद शहर में हैं उसकी अपनी बहुत बड़ी प्रासंगिकता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल कभी अहमदाबाद म्युनिसिपैलिटी पार्टी में चुने हुए सदस्य हुआ करते थे, कभी मेयर के रूप में भी अहमदाबाद का नेतृत्व उन्होंने किया था और यहीं से उनकी जो शुरुआत हुई देश के उप प्रधानमंत्री पद तक पहुंचे। सरदार साहब ने दशकों पहले म्युनिसिपैलिटी में जो काम किए उसे आज भी बहुत सम्मान से याद किया जाता है। आपको भी अपने शहरों को उस स्तर पर ले जाना है कि आने वाली पीढ़ियां आपको याद करके कहें कि हां, हमारे शहर में एक मेयर हुआ करते थे तब ये काम हुआ था, हमारे शहर में भाजपा का बोर्ड चुन करके आया था तब ये काम आया था, भाजपा के लोग जब यहां सत्ता में आए थे तब इतना बड़ा परिवर्तन आया था। ये लोक मानस में स्थिर होना चाहिए। साथियों,
सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबसे महत्वपूर्ण बात है सबका प्रयास। ये जो वैचारिक परिपाटी भाजपा ने अपनाई है वही हमारे शासन के, गवर्नेंस के मॉडल के, डेवलपमेंट के मॉडल के, हमारे शहरी विकास में भी वो झलकती है। यही हमारे गवर्नेंस मॉडल को दूसरों से अलग करता है। जब विकास मानव केंद्रित होता है, जब जीवन को आसान बनाना, ईज ऑफ लिविंग सबसे बड़ी प्राथमिकता होती है, तो सार्थक परिणाम जरूर मिलते हैं। आप सभी इस समय गुजरात में हैं। मैंने भी वहां कई वर्षों तक वहां की जनता की सेवा करने का मुझे मौका मिला। वहां पर से मुझे एमएलए बनने का मौका मिला। बाद में लोगों ने मुझे मुख्यमंत्री का भी काम दिया। और जब मेरा लंबा कालखंड गुजरात में गया है और आप सब आज गुजरात में हैं, तो मैं स्वाभाविक कुछ बातें जो उदाहरण दूंगा उसमें थोड़ी गुजरात की चर्चा रहेगी। अब जैसे अर्बन ट्रांसपोर्ट की बात करें तो गुजरात ही था जिसने बीआरटी जैसा प्रयोग सबसे पहले प्रारंभ किया था। आज देश के शहरों में ऐप बेस्ड कैब्स, यानी आप ऐप के द्वारा टैक्सी मंगवाते हैं, तुरंत मिल जाती है। ये बात आज हिंदुस्तान के में कॉमन हो गई है। लेकिन गुजरात में बहुत साल पहले इनोवेटिव रिक्शा सर्विस जी ऑटोज की शुरुआत हुई थी। और इनोवेशन किसी और ने नहीं, बल्कि हमारे ऑटो ड्राइवर्स की टीम ने ही किया था। आज रीजनल रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम और मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी की इतनी चर्चा होती है, लेकिन गुजरात में बरसों पहले मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी पर काम हो रहा है। ये सारे उदाहरण मैं आपको इसलिए भी दे रहा हूं क्योंकि इसमें हमें ये भी संदेश मिलता है कि हमें बहुत आगे की सोचकर काम करना होगा। मुझे पता है कि आप में से कई मेयर्स इस दिशा में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और जब ये सम्मेलन हो रहा है तो हमें एक दूसरे से बहुत कुछ सीखना है। साथ बैठेंगे, साथ बातें करेंगे, बहुत चीजें जानने को मिलेगी। हर एक के नए नए प्रयोगों का पता चलेगा। साथियों, आजादी के अमृत काल में आज भारत अपने अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर पर अभूतपूर्व निवेश कर रहा है। 2014 तक हमारे देश में मेट्रो नेटवर्क 250 किलोमीटर से भी कम था। आज देश में मेट्रो नेटवर्क 775 किलोमीटर से भी ज्यादा हो चुका है। 1000 किलोमीटर के नए मेट्रो रूट पर आज काम चल रहा है। हमारा प्रयास है कि हमारे शहर होलिस्टिक लाइफस्टाइल का भी केंद्र बने। आज 100 से अधिक शहरों में स्मार्ट सुविधाओं का निर्माण किया जा रहा है। इन अभियान के तहत अभी तक देश भर में 75,000 करोड़ रुपए से अधिक के प्रोजेक्ट पूरे किए जा चुके हैं। ये वो शहर हैं जो भविष्य में अर्बन प्लानिंग के लाइट हाउस बनने वाले हैं। साथियों, हमारे शहरों की एक बहुत बड़ी समस्या अर्बन हाउसिंग की भी रहती है। मुझे याद है कि मुख्यमंत्री के रूप में शहरी निकायों के साथ मिलकर हमने झुग्गी में रहने वाले साथियों के लिए बेहतर आवास बनाने का अभियान शुरू किया था। इसके तहत गुजरात में
हजारों घर शहरी गरीबों को, झुग्गी में बसने वाले परिवारों को पक्के मकान देने का बड़ा अभियान चलाया। इसी भाव के साथ प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी, इसके तहत भी पूरे देश में करीब 1.25 करोड़ घर स्वीकृत किए गए हैं। साल 2014 से पहले जहां शहरी गरीबों के घरों के लिए 20,000 करोड़ रुपए का प्रावधान था, वहीं पिछले 8 वर्षों में इसके लिए 2 लाख करोड़ रुपए से अधिक का प्रावधान किया गया है। आप लोग ये आंकड़े याद रखोगे, मैं आशा करता हूं कि 2014 के पहले 20,000 करोड़ और आज 2 लाख करोड़ से ज्यादा। ये शहरी गरीबों के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को दिखाता है। लेकिन ये हमारा दायित्व बनता है, जब सबका प्रयास, सबका विश्वास, ये कहते हैं, क्या इन लाभार्थियों के बीच जाके हम बैठते हैं, जो झुग्गी झोपड़ी में है, जिनको घर आगे चल के इनको कभी जाकर के विश्वास देते हैं क्या? उनके बीच बैठ करके उनके लिए क्या काम हो रहा है उसकी चर्चा करते हैं क्या? हमें लगता है कि अखबार में छप गया तो काम हो गया। जितना ज्यादा गरीबों के बीच में जाकर के काम करेंगे, उनको जो लाभ मिलेगा, उस लाभ का वो समाज में सवाया करके वापस करेगा। गरीब का यह स्वभाव रहता है। साथियों, शहरों में रोजी रोटी के लिए जो साथी अस्थायी रूप में आते हैं, टेम्परेरी आते हैं, उनको भी उचित किराए पर घर मिले, इसके लिए भी बड़े स्तर पर काम चल रहा है। इस मेयर्स कॉन्क्लेव में आप सभी से मेरा आग्रह है कि अपने अपने शहरों में इस अभियान को गति दें, इससे जुड़े कार्य तेजी से पूरे कराएं और क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज मत होने देना। समय सीमा में काम करेंगे तो पैसे बचते हैं, उन पैसों का अच्छा सदुपयोग होता है। साथियों, शहरी गरीबों के साथ साथ जो हमारा मध्यम वर्ग है, उनके घर के सपने को पूरा करने के लिए भी सरकार ने हजारों करोड़ रुपए की मदद की है। हमने रेरा जैसे कानून बनाकर लोगों के हित सुरक्षित किए हैं, खास करके मध्यम वर्गीय परिवार। किसी स्कीम में पैसा डाल देता था, स्कीम पूरी नहीं होती थी। जिस काम का पहले नक्शा दिखाया जाता था, पैम्फलेट दिखाया जाता था, जब मकान बनता था तब दूसरा हो जाता था, साइज छोटी हो जाती थी, कमरा बदल जाता था। रेरा के कारण अब उसको ये अधिकार मिला है कि उसके जो निर्णय हुआ है वो चीज उसको मिलनी चाहिए। तो प्रधानमंत्री मोदी ने सभी मेयर को संबोधित किया और कहा कि ऐसा काम करें कि लोग आपको और आपके काम को हमेशा याद रखें, वही आपकी असली जीत होगी। ये जाना जाए, मेरा शहर टूरिज्म के लिए आकर्षण का केंद्र बने, मेरा शहर उसकी एक पहचान बने। इन सारी चीजों में आर्थिक व्यवस्थाएं जुड़ी होती है। आपने देखा होगा, इस वर्ष का जो बजट है उसमें अर्बन प्लानिंग पर बहुत अधिक बल दिया गया है। अब ये भी आवश्यक है कि शहरों की प्लानिंग को भी विकेंद्रीकरण होना चाहिए, डिसेंट्रलाइजेशन। राज्य के स्तर पर भी शहरों की प्लानिंग होनी चाहिए, सिर्फ दिल्ली से नहीं हो सकता है। अब मुझे याद है, मैं जब चंडीगढ़ में रहता था तो चंडीगढ़ के नजदीक में पंचकुला बहुत अच्छा डेवलप हुआ, उधर मोहाली अच्छा डेवलप हुआ, हमारे गांधीनगर के बगल में पेथापुर वगैरह बहुत अच्छी तरह से नए डेवलप हो रहे हैं। देश में ऐसे अनेक सैटेलाइट टाउन्स हैं जो बड़े शहर के नजदीक में विकसित होने चाहिए, और योजनाबद्ध रूप से सैटेलाइट टाउन को डेवलप करने का काम करना ही चाहिए, तभी शहरों पर दबाव कम होगा। और बीजेपी ने सैटेलाइट टाउन्स को लेकर सचमुच में बेहतरीन काम करने का प्रयास किया है।
आप लोग भी जानते हैं कि इस प्रकार के प्रयासों का कितना लाभ है। मुझे एक घटना याद आती है। भारतीय जनता पार्टी पहली बार अहमदाबाद में 87-88 में बहुमत मिला उसको, पहली बार शासन में आए। और उस समय सद्भाग्य से राज्य में भी जो सरकार थी उसमें उस समय जनसंघ था, भाजपा के लोग उसमें हिस्सा थे, भाजपा का लोग भी पार्टनर थे। तो उस समय अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में सब हमारे साथियों ने विचार किया कि भाई अहमदाबाद के अगल बगल में जो 40-50 किलोमीटर के एरिया है, लांबा है, बोपल है, आंवली है, गोरा है, गुमा है, ये सारे जो इलाके हैं, अगर वहां सिटी बस जाना आना शुरू कर दें, लोगों को आने जाने की व्यवस्था मिल जाए, तो लोग शहर में आकर के रहने के लिए जो ज्यादा महंगा खर्च करते हैं वो वहीं रहना पसंद करेंगे। राज्य सरकार से बात हुई, राज्य सरकार का वो क्षेत्र तो उनका था ट्रांसपोर्टेशन का, लेकिन खैर मान गए, वो सहमति मिल गई और बसेस को काफी दूर दूर फैलाया। साबरमती के उस पार कालीगाम हो, साबरमती के भी कई दूर दूर के क्षेत्र उनको साथ जोड़ दिया, उधर गांधीनगर को जोड़ दिया। इसका परिणाम यह हुआ कि छोटे छोटे सैटेलाइट टाउन डेवलप हो गए, बहुत उनका शहर का विस्तार हो गया, तो शहर पर दबाव। हमें सैटेलाइट टाउन्स के अलावा टियर 2, टियर 3 सिटी, उन शहरों की प्लानिंग भी राज्यों ने अभी से करनी चाहिए, क्योंकि अब टियर 2, टियर 3 सिटी भी इकोनॉमी एक्टिविटी के सेंटर बन रहे हैं। आपने देखा होगा स्टार्टअप्स, आजकल हमारे स्टार्टअप टियर 2, टियर 3 सिटी में हो रहे हैं। लोग भी सोचते हैं कि भाई छोटा मोटा कारखाना लगाना है तो छोटे शहर में लगा देंगे, बड़े शहर में जाने की जरूरत नहीं है, तो थोड़ा सस्ते में काम शुरू हो जाएगा। हम अगर प्लानिंग से टियर 2, टियर 3 सिटी को भी डेवलप करेंगे तो बड़े बड़े महानगरों पर जो दबाव आता है वो भी कम हो जाएगा और वहां पर रोजगार के अवसर भी बढ़ जाते हैं। हमें यहां इंडस्ट्रियल क्लस्टर डेवलप करने पर जोर देना चाहिए। किस नगर पालिका में किस प्रकार की इंडस्ट्री का क्लस्टर बन सकता है, पास की 2-3 नगर पालिकाओं में क्या हो सकता है, तो इकोनॉमी को बढ़ाने में वो बहुत मदद करते हैं। जो अर्बन प्लानिंग और कैपेसिटी बिल्डिंग में हमें स्टैंडर्डाइजेशन की बहुत आवश्यकता है। हमें कैजुअल, एडहोक इन चीजों से बाहर आ जाना चाहिए। नीति निर्धारित कर करके करना चाहिए। आप देखिए बदलाव अच्छे आएंगे, डिसीजन में भी ट्रांसपेरेंसी आएगी, ग्रे एरिया लगभग खत्म हो जाएगा। साथियों, स्थानीय निकायों को बजट के लिए ज्यादा से ज्यादा आत्मनिर्भर कैसे बना सके। देखिए, शहर का विकास करना है तो शहर को धन भी लगता है। कभी हम स्कूल के बच्चों को बताते ही नहीं है कि भी रोड बना है तो रोड कितना खर्चा लगा है, ये फुटपाथ बना है तो फुटपाथ का कितना खर्चा लगा है, ये पैड लगाने के लिए जो लोहे का हमने सुरक्षा कवच बना है उसका कितना खर्चा लगता है, ये बिजली के खंभे लगे कितना खर्चा। समाज को भी, लोगों सामान्य मानव को पता नहीं होता है कि सारी चीजों का कितना खर्चा लगता है। वो अपने घर में एक छोटी भी दीवार बनाता है तो उसका खर्चा पता चलता है, लेकिन नगर में इतने सारे खर्चे उसको पता नहीं होता है। हमें उसको प्रशिक्षित करना चाहिए, बच्चों को समझाना चाहिए, देखो इतना महंगा होता है, इसको नुकसान नहीं होना चाहिए, हमारी संपत्ति है। समाज को जोड़ते रहना चाहिए। साथियों, अर्बन प्लानिंग में हमने देखा होगा कि शहर के सामान्य मानवीय की सुविधाओं को कौन संभालता है भाई। बड़ा वर्ग जो है वो कोई बड़े बड़े मॉल में नहीं जाता है, उसकी तो आवश्यकता है रेहड़ी पटरी वाले पूरे करते हैं। रेहड़ी पटरी वाले जो होते हैं, ठेले वाले लोग होते हैं, जो मोहल्ले में आके सब्जी बेचते हैं, अखबार वाले आते हैं, कपड़ा बेचने वाले आते हैं, कभी फुटपाथ पर बैठे हुए लोग, वे भी इकोनॉमी का एक बहुत बड़ा ड्राइविंग फोर्स होते हैं और सामान्य मानवीय की सेवा बहुत करते हैं। क्या हमारे पास उनकी योजना है क्या? अब देखिए, स्वामित्व योजना, पीएम स्वनिधि योजना चल रही है। मैं आप सभी मेयरों से आग्रह करूंगा कि आपके महानगर में एक भी रेहड़ी पटरी वाला ऐसा न हो
कि जिसका रजिस्ट्री न हुई हो, पीएम स्वनिधि से बैंक से उसको पैसा न मिला हो और उसकी ट्रेनिंग न हुई हो।